नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मैं हूं पुनीत पाठक और दिन भर की अभी तक की प्रदेश की बड़ी खबरें विस्तार से दिखाते हैं। मध्य प्रदेश बजट सत्र के तीसरे दिन सरकार और विपक्ष आमने सामने दिखे। पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक बाला बच्चन ने प्रश्नकाल के दौरान सरकार से पूछा, मध्य प्रदेश के हिस्से की जीएसटी राशि 2110 करोड़ रुपए केंद्र से क्यों नहीं ले पा रहे। जवाब में वित्त मंत्री ने बताया कि केंद्र से जो शेष राशि लेना है वो प्रदेश को जल्दी मिल जाएगी। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने पूछा, मुख्यमंत्री ने कोरोना काल में कितनी घोषणाएं की और उस पर कितनी राशि खर्च हुई। इसका जवाब प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने दिया। बताया कि मुख्यमंत्री ने 20 अप्रैल से नवंबर 2020 तक 33 घोषणाएं की, जिनमें 24,752 करोड़ का खर्च हुआ। वहीं प्रश्नकाल के दौरान शहडोल में कुपोषण से बच्चों की मौत का मामला गूंजा। जवाब में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने बताया, शहडोल में जनवरी 2020-21 तक 40,000 बच्चे पैदा हुए, जिनमें से 646 बच्चों की मौत निमोनिया और दूसरी बीमारियों से हुई। ये बात तो आपने देखा होगा पिछले 15 सालों में कि सीएम साहब घोषणावीर हैं। उनको भाषण देने में और घोषणाएं करने में बहुत शौक उनका रहता है, लेकिन घोषणाओं का पालन हो, काम जमीनी स्तर पे हो, वो कभी फॉलोअप नहीं होता है। सीवर लाइन बन रही है जो भ्रष्टाचार की भेंट चल गई। नदी का पानी, मां मंदाकिनी का पानी पूरा प्रदूषित हो चुका है। एक तरफ आप मंदिर के नाम पे चंदा वसूल रहे हो, तपोभूमि के नाम पे भी चंदा वसूल के उस भूमि को भी सुरक्षित करने का काम करो, लेकिन कोई भी आश्वासन नहीं मिला कि कमेटी बनाई जाएगी, उसकी जांच की जाएगी। पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चीजें चढ़ चुकी है। ये हमारी बात है। आज के जो दाम है वो अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोल और डीजल के दाम के कारण दाम बढ़ रहे हैं। हमने वेट नहीं बढ़ाया। जो कमलनाथ की सरकार के समय वेट था वही हमारा वेट है। हमने कहाँ बढ़ाया? हम पर क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? और उस समय की हमने जांच पूरी दल भोपाल से, मेडिकल कॉलेज जबलपुर से वहाँ पर भेजा था। ट्रीटमेंट में कहीं कोई किसी प्रकार की लापरवाही नहीं पाई गई। 646 बच्चे मर गए, डॉक्टर लड़ रहे हैं आपस में। अयोग्य व्यक्ति ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी है सब विधिवत काम हुआ है और कहीं कोई लड़ाई नहीं हो रही है। पूरा प्रॉपर रूप से वहां पर ट्रीटमेंट किया जा। मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन कर रही कांग्रेस के आक्रामक तेवर आज विधानसभा में भी देखने को मिले। विपक्ष ने सरकार को सदन में जमकर घेरा। शून्यकाल के दौरान कांग्रेस के विधायकों ने पेट्रोल डीजल में हो रही मूल्य वृद्धि पर चर्चा कराने की मांग की, लेकिन सरकार इसके लिए राजी नहीं हुई, तो विपक्षी सदस्यों ने विधानसभा में भारी हंगामा किया। नाराजगी जताते हुए सदन का बहिष्कार किया, वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस के सभी विधायक सदन से बाहर आ गए और जमकर नारेबाजी की। गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर बैठ गए। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने कहा, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम पर सरकार को सदन में चर्चा करानी चाहिए, लेकिन सरकार इससे बच रही। पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस का आंदोलन जारी रहेगा। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि कोरोना का डर दिखाकर सरकार विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। राज्य सरकार को घटाना चाहिए। आज हर वर्ग परेशान है पेट्रोल और डीजल से। कोई बताने लायक बात नहीं बची। आम जनता आज तरसते, हर वर्ग तरसते। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के 10 महीने के कार्यकाल में मंत्रियों के बंगले सजाने पर 4 करोड़ 58 लाख से ज्यादा खर्च हुआ। इनमें से सबसे ज्यादा 1 करोड़ रुपया सीएम हाउस के रंगरोगन पर खर्च हुआ। 56 लाख रुपए पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव के बंगले की साज सज्जा में लग गए। ये जानकारी बजट सत्र के दौरान विधानसभा में पांचीलाल मीणा के एक प्रश्न के जवाब में सामने आई। मीणा के सवाल पर पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में अकेले कमलनाथ के बंगले पर 8 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जबकि उनके कार्यकाल में सभी मंत्रियों के बंगले पर 4 करोड़ 58 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। अपने आप को किस तरह से अच्छे से अच्छा रखें, अपने बंगलों का जो पैसा खर्च हुआ है, तो ये तो उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। जब हमारी सरकार नहीं थी, मैं अपोजिशन में था, तो मैंने उसमें विधायकों के बैठने के लिए 108 विधायक थे हमारे,
और विधायकों के बैठने के लिए हाल बनवाया था। ये सारे के सारे काम हैं जिनके बारे में सही उत्तर दिया है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटे सियासी दलों के लिए इस बार चुनाव में जीत की राह इतनी आसान नहीं दिखती, क्योंकि अब की बार बसपा, सपा, आम आदमी पार्टी ने नगरीय निकाय चुनाव में प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया, रणनीति पर काम शुरू कर दिया। आम आदमी पार्टी ने ग्वालियर में बाकायदा कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम शामिल हुए। इधर बसपा ने अपने जिला संगठनों से निकाय चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा। साथ ही बूथ मजबूत करने के लिए सपा की बैठकें और बसपा की बैठकें शुरू हो चुकी हैं। सपा ने ओरछा में 2 मार्च से यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाने के लिए कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण रखा, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शामिल होंगे। इस प्रशिक्षण में मध्य प्रदेश के यूपी सीमा से लगे जिलों के कार्यकर्ताओं को भी बुलाया। समाजवादी पार्टी अभी अपना एक बड़ा प्रशिक्षण शिविर करने जा रही है ओरछा में, जिसमें यूपी के विधानसभा चुनाव जो 2022 में होने हो उसको केंद्रित करते हुए प्रशिक्षण शिविर रहेगा, जिसमें आसपास के ज़िले के लोगों को भी बुलाया जा रहा है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी उसमें 2 दिन रहेंगे, तो 2, 3, 4 3 दिन का प्रशिक्षण शिविर है। उसी में सारी रणनीति बना करके और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसकी घोषणा करेंगे कि नगर निगम चुनाव में कैसे मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी अपना काम करने जा रही है। जिस तरीके से भारत में भारतीय जनता पार्टी का वजूद है या किसी और अन्य राष्ट्रीय दलों का वजूद है, उसका मुकाबला कोई भी अन्य दल करने की सामर्थ्य इस समय नहीं रखता है। इस बार जनता जो है, जो भी निर्दलीय वोटर अपना चुनाव में खड़े होते थे उनको भी बहुत साथ नहीं देने वाली, और अन्य पार्टियों को भी इस बार जम के मुंह की खानी पड़ेगी। सारे दल हमेशा चुनाव लड़ने आए हैं और इस बार भी चुनाव लड़ेंगे। निर्दलीय भी बहुत सारे लड़ते हैं, पर निर्णय 2 के बीच में ही आता है, कांग्रेस और बीजेपी की। इसलिए इन दलों के आने से मध्य प्रदेश में किसी को कोई परेशानी नहीं। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार की जरूरत देश के बाकी राज्यों में भी है, और हमने शुरुआत कर दिया। जो लोकल जो इश्यूज हैं, जैसे सफाई से जुड़े मुद्दे हैं, प्राथमिक चिकित्सा है या प्राथमिक एजुकेशन है, या जो क्षेत्र में जो लोकल जो डेवलपमेंट हैं, अभी तो उसी मुद्दे पे उतरेंगे। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों को लेकर कई तरह की अटकलों का बाजार गर्म है। कहा जा रहा है कि नगरीय निकाय चुनाव बोर्ड परीक्षाओं के बीच में होंगे। बाल आयोग ने बाकायदा निर्वाचन आयोग को एक पत्र लिखा। वहीं अब राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने इस मामले पर पूरी तस्वीर साफ कर दी। उन्होंने कहा कि चुनाव कराने से पहले बहुत सी बातों पर विचार किया जाता है, जैसे चुनाव की तारीखों के बीच में कोई सार्वजनिक आयोजन तो नहीं हो रहे, कहीं लोगों की गैदरिंग तो नहीं हो रही, कोई त्योहार या उत्सव तो नहीं पड़ रहा, कोई ऐसा कारण तो नहीं जिसके चलते कोई व्यक्ति वोट डालने ना पहुंच पाए। और इन सब बातों को देखने, सोचने, परखने के बाद चुनाव की तारीखें घोषित की जाती हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया स्कूलों में ही पूरी कराई जाती है और ऐसे में परीक्षाओं के बीच चुनाव का सवाल ही नहीं उठता। कांग्रेस की मतपत्र से चुनाव कराने की मांग पर राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने कहा, चुनाव ईवीएम से ही होंगे। ये कह रहा हूं कि जब भी चुनाव होंगे वो इस तरीके से होंगे कि वो परीक्षाओं को डिस्टर्ब नहीं करें चुनाव। और अब वो पुराना ज़माना भी नहीं रहा कि भोंपू लगा रहता था और शोर मचा रहता था। अब तो बहुत सारे बंधन चुनाव प्रचार पर भी हैं, वो इन चुनावों में भी लागू रहेंगे। तो बहुत ऐसा नहीं होगा कि कोई परीक्षा को दिक्कत हो जाए। और सीधे भोपाल का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। राकेश, एक तो ये साफ हो गया कि परीक्षाओं के बाद में इलेक्शन हो पाएंगे और अब की बार किसी भी दल के लिए इतना आसान नहीं रहने वाला। देखिए बिल्कुल पुनीत, जिस तरह से मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त का जो बयान है और उस बयान के मायने समझें तो हमें ये समझना होगा कि मध्य प्रदेश में 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं कब से कब तक चलेंगी। और इन परीक्षाओं की बात करें, इस बार परीक्षाएं 2 महीने देरी से होने जा रही हैं। 1 अप्रैल से ये परीक्षाएं शुरू होंगी और जो आखिरी पेपर है वो 21 तारीख को आखिरी पेपर होगा। यानी कह सकते हैं कि इस बीच जो परीक्षाओं के बीच चुनाव नहीं होंगे और ऐसे में माना जा रहा है कि अब जब चुनाव होंगे तो वो मई के बाद होंगे। हालांकि
क्योंकि अटकलें इस बात को लेकर भी हैं, क्या ये चुनाव है परीक्षाओं के पहले कराए जा सकते हैं, क्या मार्च और अप्रैल मार्च महीने में चुनाव कराए जा सकते हैं। लेकिन हम पूरे समीकरणों को समझे तो समीकरण यही निकल कर आते हैं, चूंकि जो अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होना है वो 3 मार्च को होना है और 3 मार्च से 31 मार्च के बीच ये चुनाव कराना संभव नहीं है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि जब बोर्ड परीक्षाएं का जो आखिरी पेपर होगा उसके बाद ये चुनाव होंगे, यानी कह सकते हैं कि फिलहाल चुनाव नहीं होने वाले। और जो तैयारी थी, राजनीतिक दलों की तैयारी थी और जो तैयारी चल रही थी और ये अटकलें इस बात को लेकर लगाई जा रही थी कि बोर्ड परीक्षाओं के बीच चुनाव हो सकते हैं। लेकिन अब ये राज्य निर्वाचन आयोग के इस बयान के बाद ये साफ हो चुका है कि फिलहाल जब तक बोर्ड परीक्षाएं चलेंगी तब तक चुनाव नहीं होने जा रहा है। और इसके पीछे जो तकनीकी रूप से कारण यही है कि जो तमाम मतदान केंद्र हैं वो अधिकांश स्कूलों में बनाए जाते हैं और जब परीक्षाएं चलेंगी तो इन स्कूलों में चुनाव कैसे हो सकते हैं। दूसरी ओर जो चुनाव में शिक्षा विभाग का जो पूरा महकमा है वो भी उसकी ड्यूटी लगती है और यदि परीक्षाएं होती है तो उसका परीक्षाओं के साथ मूल्यांकन का कार्य भी शिक्षकों को करना होगा। तो दोनों ही तकनीकी कारणों से हम स्पष्ट कह सकते हैं कि फिलहाल जो है अप्रैल में चुनाव नहीं होने जा रहे हैं, बल्कि परीक्षाओं के समापन के बाद ये परीक्षा की तारीख घोषित की जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल हम बात करें जो जिस तरह से निर्वाचन आयोग की तैयारियां चल रही है, तैयारी इसी बात को लेकर चल रही है कि जैसे ही प्रक्रिया पूरी होती है उसके बाद तुरंत चुनाव करा लिए जाए। और इससे पहले जो निर्वाचन आयुक्त है उनका ये बयान सामने आया था कि 3 मार्च के बाद जो अंतिम सूची का प्रकाशन होगा वो सूची नहीं बढ़ाई जाएगी, यानी कह सकते हैं जैसे ही मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं का समापन होगा उसके तुरंत बाद चुनाव कराए जा सकते हैं। हालांकि उसकी प्रक्रिया बोर्ड परीक्षाओं के बीच शुरू हो सकती है, उससे पहले अधिसूचना भी लागू हो सकती है। पुनीत, चलिए, तो अब तारीखों को लेकर के स्थिति काफी हद तक स्पष्ट है और इधर तैयारियों का दौर भी लगातार जारी है। बहुत शुक्रिया आपका राकेश इस पूरी जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश विधानसभा में अध्यक्ष का निर्विरोध निर्वाचन होने के बाद उपाध्यक्ष पद का चुनाव होना है। बीजेपी ये पद कांग्रेस को नहीं देने का निर्णय कर चुकी। उधर कांग्रेस परंपराओं का हवाला देकर नैतिक दबाव बना रही है। इन सब के बीच में चुनाव की तैयारी भी हो गई है। इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने कांग्रेस के सीनियर नेताओं के साथ मीटिंग की। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेताओं को उम्मीद थी अध्यक्ष के चुनाव के बाद उपाध्यक्ष पद को लेकर सत्ता पक्ष की तरफ से सकारात्मक संदेश आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा में संकेत दिया पार्टी चुनाव को लेकर रणनीति बना रही है। वहीं मंत्री विश्वास सारंग ने कहा बीजेपी हर हाल में उपाध्यक्ष पद अपने पास ही रखेगी। परंपरा तो हमने बनाई थी कि सत्ता पक्ष के पास अध्यक्ष का पद हो और विपक्ष के पास उपाध्यक्ष का पद हो, परंतु कमलनाथ जी ने आकर नई परंपरा शुरू की। उन्होंने सत्ता पक्ष को ही स्पीकर भी दिया और सत्ता पक्ष को ही उपाध्यक्ष दिया। तो निश्चित रूप से हम उस लेटेस्ट परंपरा का निर्वहन करेंगे। जो कमलनाथ जी ने परंपरा शुरू की वही परंपरा हम भी निभाएंगे। और इस वक्त खजुराहो में 43वां खजुराहो नृत्य समारोह चल रहा है। नृत्य समारोह का आज 5वां दिन है। पूर्णा श्री राउत की प्रस्तुति है, ओडिसी नृत्य की प्रस्तुति देने वाली हैं। 26 फरवरी तक ये नृत्य समारोह चलने वाला है। सखी है कैसे मथन मुरारम, सखी है कैसे मथन मुरारम, सखी है कैसे मथन मुरारम, रमया मया सह
मदन मनोरथ रमया मया सह मदन मनोरथ रमया मया सह मदन मनोरथ रमया मया सह मदन मनोरथ भावितयास विकारम् भावितयास विकारं केसि मथन मुरारं सखी हे केसि मथन चलिए, अपनी खास मुहिम के तहत आज हम आपको बताएंगे कैसे बड़े तालाब से कैचमेंट के दायरे में आने वाले गांव में बर्बादी का प्लान बनाया गया, जबकि नए मास्टर प्लान 2031 में अहमदाबाद की सेप्ट यूनिवर्सिटी की उस रिपोर्ट की अनुशंसाओं को प्रावधानों में तब्दील करने का दावा किया गया था, जिसमें तालाब संरक्षण का पूरा खाका तैयार है। ये है भोपाल के नए मास्टर प्लान 2031 का पूरा खाका। आप तालाब के पास के गांव को देख रहे हैं, ये कैचमेंट का एरिया है। इसमें जो अलग अलग रंग दिख रहे हैं वो निर्माणों से संबंधित प्रावधानों के हैं। यदि सेप्ट यूनिवर्सिटी के रिपोर्ट के आधार पर मास्टर प्लान में इन क्षेत्रों की प्लानिंग की जाती तो यहाँ सिर्फ कृषि योग्य भूमि के लिए निर्धारित किया गया रंग ही दिखाई देता। ये हमारे सामने जो नक्शा है, ये 2031 मास्टर प्लान का पूरा नक्शा जो है वो यहाँ पर है, या प्रस्तावित यहाँ पर है। और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो अपर लेक यहाँ पर लिखा हुआ है, यही बड़ा तालाब यहाँ पर है। सबसे बड़ी गड़बड़ी की अगर हम यहाँ पर बातचीत करें तो यहाँ जो हमको ये धारियाँ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, ये लेक फ्रंट का एरिया है और काफी बड़ा एरिया यहाँ पर है और बेशकीमती जमीनें यहाँ पर हैं, जिसे आवासीय यहाँ पर कर दिया गया है। अगर 2005 जो मौजूदा मास्टर प्लान है वहां की बात करें तो इसमें संरक्षण की बात यहां पर की गई है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि जो कैचमेंट के पूरे के पूरे यहां पर हमें एरिया दिखाई दे रहे हैं, जो कलर्स हम यहां पर देख पा रहे हैं, रंग देख पा रहे हैं, तो ये जो रंग है ये पहले जो थे ये कृषि योग्य भूमि जमीन के थे, लेकिन अब यहां पर ये पूरा आवासीय क्षेत्र हमको यहां पर दिखाई देता है। और इसके अलावा जो कोलूखेड़ी के पास हम यहां पर देख रहे हैं, तो ये जो पूरा का पूरा आप ये कलर, जो नीले कलर का कलर आप यहां पर देख पा रहे होंगे, ये कलर जो है ये इस बात को दर्शाता है कि यहां पर जो व्यावसायिक गतिविधियां हैं, जो लॉजिस्टिक हब है, उन्हें यहां पर किया जाएगा। सिर्फ गड़बड़ी जो है अपर लेक के इस एरिया में ही नहीं, बल्कि हम नीचे भी देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो कैचमेंट का है, जिसे जो सेप्ट की रिपोर्ट है इसमें संरक्षित यहां पर बताया गया था। लेकिन जिस प्रकार से हम यहां पर लाल कलर जो देख पा रहे हैं, यह पीएसपी का कलर है, यानी पब्लिक सेमी पब्लिक लैंड यूज यहां पर तय किया गया है, जिसके अंतर्गत जो है अलग अलग निर्माण कार्य यहां पर हो सकेंगे और बर्बाद यहां पर किया जा सकेगा। तो कुल मिलाकर गड़बड़ियां कई प्रकार की यहां पर की गई हैं और नक्शा यहां पर जाहिर कर रहा है कि किस प्रकार से अफसरों ने जो है शहरी विकास के नाम पर तालाब की बर्बादी और कैचमेंट की बर्बादी का प्लान जो है वो तैयार यहां पर किया है। टीएनसीपी ने न सिर्फ नियमों और प्रावधानों की अनदेखी कर मास्टर प्लान में गड़बड़ियां की, बल्कि एनजीटी के निर्देशों की भी अनदेखी की। जिस तरीके से मास्टर प्लान 2031 ड्राफ्ट में जो तालाबों के आसपास रेसिडेंशियल, कमर्शियल और जो लॉजिस्टिक हब का प्रावधान रखा गया है, कहीं ना कहीं इससे तालाब की सेहत पर बहुत असर पड़ेगा। हम जो है इसमें माननीय उच्च न्यायालय में एक प्रकरण दर्ज कर रहे हैं कि इस भोपाल शहर के तालाब को, जो तालाब की जगह में जो रेसिडेंशियल अनुमति दी जा रही है वो रोकी जाए। जब मामले पर हमने तालाब संरक्षण के लिए जिम्मेदार स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी से बात की तो उन्होंने बताया कि ऐसे में तालाब का बच पाना मुश्किल है। तो गांवों में विकास हो, लेकिन अर्बन स्प्रॉल जो है, शहरीकरण वहां तक ना बढ़े, उसके लिए लो डेंसिटी एरिया अगर सेप्ट की रिपोर्ट में है
तो न केवल सेप्ट की रिपोर्ट में बल्कि मेरा व्यक्तिगत विचार भी है कि ऐसे इको सेंसिटिव जोन्स को हमको अब आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। ये तो था कैचमेंट की बर्बादी के लिए लैंड यूज का खेल। हर स्तर पर बड़े तालाब की बर्बादी और सिर्फ बर्बादी का प्लान तैयार किया गया। इसमें दो राय नहीं कि रसूखदारों के लिए सोची समझी साजिश का हिस्सा है। कहीं ऐसा ना हो कि ऊपर से लेकर नीचे तक मिली भगत की इस प्लानिंग को लागू कर दिया जाए और शहर की बर्बादी की इबारत लागू हो जाए। शिखिल ब्योहार, IBC 24, भोपाल। और सीधे भोपाल का रुख करेंगे। शिखिल ब्योहार हमारे साथ में भोपाल से सहयोगी जुड़ रहे हैं। शिखिल, आपने रिपोर्ट पे डिटेल में सब बताया, लेकिन अब ये बातें उजागर होने के बाद, इस पर रिपोर्ट दिखाने के बाद, क्या अब भी इन गलतियों को सुधारने की कोई मंशा दिखती है? देखिए, जिस प्रकार से गड़बड़ियां यहाँ पर की गई हैं पुनीत, तो इसमें ये देखा यहाँ पर गया है कि अभी तक जो बैठकों के दौर यहाँ पर हुए हैं उनमें इन मुद्दों पर चर्चा तो की गई, लेकिन कोई ऐसा ठोस कदम या ऐसा ठोस निर्णय, ऐसा ठोस बयान अभी तक सामने नहीं आया है जो तालाब संरक्षण की बात यहाँ पर कर सके। और साफ तौर पर जैसे हमने अभी तक देखा कि जो 17 गाँव को यहाँ पर गायब कर दिया गया, उसके बाद तालाब के हिस्सों को गायब कर दिया गया, और अब जो लैंड यूज के नाम पर जो कैचमेंट के एरिया की बर्बादी की जो प्लानिंग यहाँ पर की गई है मास्टर प्लान 2031 में, वो साफ तौर पर कहीं ना कहीं शहर पर बहुत भारी यहां पर पड़ सकती है। लेकिन वेटलैंड अथॉरिटी की हम यहां पर अगर बातचीत करते हैं तो वेटलैंड अथॉरिटी को भी इससे पहले यह निर्णय यहां पर लेना था और इस बात की यहां पर आपत्ति दर्ज करानी थी कि मास्टर प्लान को बनाते समय कहीं ना कहीं उनसे नक्शे यहां पर लिए जाएं, और साथ ही साथ सेप्ट की जो रिपोर्ट को लागू करने की दावा यहां पर सरकार ने किया था, उस रिपोर्ट के आधार पर की गई अनुशंसाओं को पूरी की पूरी एक समीक्षा यहां पर बैठक की जाए और साथ ही साथ इसे लागू करने से पहले इसको जिला योजना समिति की बैठक में यहां पर प्रस्तुत किया जाए। लेकिन ये तमाम प्रकार की गड़बड़ियां यहां पर की गई। अब ये सबसे बड़ी बात यहां पर निकल के सामने आती है पुनीत की लगभग जो है मास्टर प्लान वो अपने अंतिम चरणों में यहां पर है और TNCP संचालय से जो है मास्टर प्लान अभी यहां पर पहुंच चुका है और जल्द ही इसको जो है राज्य सरकार के पास प्रस्तावित यहां पर किया जाएगा और जो प्रक्रिया है उसके आधार पर इसका अंतिम प्रकाशन होना बाकी है। तो अगर ये देखा जाए कि ये गड़बड़ियां यहां पर जिस प्रकार से की गई है, जिसमें लैंड यूज की बात यहां पर करें, 17 तालाबों की बात यहां पर की जाए और साथ ही साथ उन क्षेत्रों की बात की जाए जिनके लैंड यूज के जो निर्धारण यहां पर किए गए हैं, उनमें कहीं ना कहीं जो कैचमेंट का एरिया है, कहीं उसमें लॉजिस्टिक हब दिखाया गया है, कहीं PSP लैंड यूज यहां पर है, कहीं कॉमर्शियल लैंड यूज यहां पर है। तो इनको जो प्रावधान यहां पर है, इन्हें यह देखना होगा कि आखिर इन्हें बदला कैसे जाता है, कब तक इसमें सुधार यहां पर हो पाती है। लेकिन वर्तमान स्थिति में अभी तक ऐसा कोई ठोस कदम सरकार का या फिर TNCP का यहां पर इस पूरे मुद्दे पर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जो बैठकें अभी तक यहां पर की गई हैं पुनीत, उन बैठकों में अभी तक साफ यही स्पष्ट तौर पर जो सूचनाएं हैं वो लेकर के सामने आ रही हैं कि जो मास्टर प्लान है वही इस अंतिम प्रारूप के आधार पर प्रस्तुत किया जाएगा। जी चलिए देखते हैं कि इन रिपोर्ट्स को दिखाने के बाद में क्या चेतते हैं प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारी, या फिर वही पुराना ढर्रा दिखता है और बड़ी प्लानिंग का हिस्सा दिखता है। शुक्रिया आपका इस रिपोर्ट के लिए और इस पूरी जानकारी के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।